सभी को नमस्ते। मैं बादराम पारिक, फिजिक्स लेक्चर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुच्चावास, यूट्यूब चैनल फिजिक्स तारानगर में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में अपने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश के कंसेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा पढ़ी थी आप लोगों ने, आवेश का मात्रक पढ़ा था। अब अपने नेक्स्ट कड़ी में पढ़ते हैं आगे घर्षण विद्युत क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं ना, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो घर्षण के कारण विद्युत पैदा होता है, करंट पैदा होता है, उसको कहते हैं घर्षण विद्युत। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो घर्षण के कारण विद्युत पैदा होती है, उस विद्युत को कहते हैं घर्षण विद्युत। क्यों पैदा होती है घर्षण विद्युत, इसका क्या कारण है? तो अपने क्या करेंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं ना बेटा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जैसे ये कांच की छड़ है, किसकी छड़ है? कांच की छड़। और ये किसकी छड़ है? ये क्या है? रेशम का। अपने क्या करें, जब इस कांच ये रगड़ने से शुरू है, रगड़ने से जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे ना, तो घर्षण के कारण है, किसके कारण? घर्षण के कारण कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर रेशम के कपड़े में चलते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाते हैं? रेशम के कपड़े पर। यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस वस्तु के ऊपर क्या आ जाएगा? कांच की छड़ पे क्या आ जाएगा? तनाव। इस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इस पे क्या आ जाएगा? ऋणावेश। जब अपने दोनों को आपस में रगड़ा तो घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके आगे रेशम के कपड़े पर। इलेक्ट्रॉन ये ना, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा, इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? आवेश। आवेश जब गति करेगा तो क्या पैदा होगी? करंट पैदा होगा। उस करंट को कहते हैं घर्षण विद्युत। उस करंट को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या होता है? दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्यों उत्पन्न हुआ? सब क्या कारण है? कारण क्या है इसका? जब अपने क्या करेंगे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धनावेश आ जाएगा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे उस पर ऋणावेश आएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन गति की, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो क्या पैदा होगा? विद्युत धारा, करंट पैदा हुआ। उस करंट को कहते हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत के कारण आप लोग में देखा होगा कि जब सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े को अपने शरीर से उतार के टांगते हैं ना, चट चट की आवाज दम सुनाई देती है। और ये किसके कारण होता है? सिंथेटिक कपड़ों को जब शरीर से उतार कर टांगते हैं तो उसमें चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ये घर्षण के कारण होता है, घर्षण विद्युत के कारण होता है। और ये भी देखा होगा आप लोगों ने, जब सूखे बालों में कंघे को फेरते हैं, सूखे बालों में कंघे को फेरते हैं और फिर उस कंघे के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं ना, तो कंघा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये किसके कारण होता है? ये घर्षण विद्युत के कारण होता है। ये भी देखा होगा आप लोगों ने, जब आप लोग बस की सीट पर खिसक कर अपनी कोने को खिड़की के ऊपर रखते हो, बस की खिड़की पे, तो अपने को करंट लगता है। ये किसके कारण होता है? घर्षण विद्युत के कारण होता है। तो घर्षण विद्युत क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है। घर्षण विद्युत के कारण होने वाली घटनाएं क्या है आप लोग देख सकते हो।
जब सूखे बालों में कंके को फेरकर और सूखे बालों में कंके को फेरने के बाद कंके के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं तो उनका कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये कर्षण विद्युत के कारण होता है। और जब अपने सिंथेटिक कपड़ों को शरीर से उतार कर टांगते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये किसके कारण होता है बेटा? ये कर्षण विद्युत के कारण होता है। और जब बस की सीट पर खिसक कर अपने हाथ की कोहनी को बस की खिड़की पर रखते हैं तो अपने को करंट लगता है। ये कर्षण विद्युत के कारण होता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके दूसरी वस्तु पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं? रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़ पे धनावेश आता है, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता है। इन पे धनावेश क्यों आता है? इस पर ऋणावेश क्यों आता है? ये जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब पता चलता है। इन आवेशों की प्रकृति, इस पे धनावेश आया, इस पे ऋणावेश आया। इन आवेशों की प्रकृति का पता लगाने के लिए एक उपकरण है समपत्र विद्युत दृश्य, उससे पता लगाया जाता है। आपको याद रखना, कांच की छड़ पे धनावेश आएगा, रेशम के कपड़े पे क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। एक नोट में बात को याद रखना, ये रगड़ने के बाद एक नोट में बात हो याद रखना। आपको नोट में बात होगी याद रखना क्या? एपोनाइट की छड़ होती है। किसकी छड़? ये एपोनाइट की छड़, एपोनाइट की छड़। ये है बिल्ली की खाल। किसकी खाल? बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल देखिए क्या आप लोगों ने? अरे बिल्ली की खाल। तो जब एपोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है इसमें उल्टा, इसमें क्या होगा कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एपोनाइट की छड़ पहुंचते हैं। तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें क्या आएगा? धनावेश। 5 इलेक्ट्रॉन गए, 5 धनावेश, इसमें 5 धनावेश। ये ध्यान रखना। तो इन इस पे धनावेश क्यों आया, इस पे ऋणावेश क्यों आया, इसकी प्रकृति का पता लगाने के लिए किससे पता लगाया जाता है? विद्युत दृश्य से। तो आगे बढ़ेगा विद्युत दृश्य। ठीक है, ये नोट में याद रखना। ये क्वेश्चन अब अपन पढ़ेंगे बेटा आवेश के गुण। आवेश के गुण पढ़ेंगे। आवेश की क्या, कौन कौन सी गुण? आवेश अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? आवेश अदिश राशि, देश की कोई दिशा। आवेश अदिश राशि। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के होते हैं। तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश होता है, ऋणावेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। इसका पता किसने लगाया था? यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगाया था। याद रखना आप लोग, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और ये जब प्लस को माइनस से मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो आवेश धनायन व ऋणायन दो प्रकार के होते हैं, दोनों एक दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। आवेश क्या पैदा करता है? विद्युत क्षेत्र पैदा करता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिभाषा पढ़ी थी ना आप, आवेश की परिभाषा। आवेश विद्युत क्षेत्र भी पैदा करता है और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। स्थिर आवेश है ना, जब कौन सा आवेश? स्थिर आवेश होगा तो वो केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। और गतिशील आवेश होगा जब आवेश गति करेगा। आवेश क्या करेगा? गति करेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा, दोनों करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आवेश स्थिर है चाहे गतिशील है, वो विद्युत क्षेत्र तो हमेशा ही पैदा करेगा।
आवेश स्थिर हो चाहे गतिशील हो, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा ही पैदा करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र वो कभी कभार पैदा करता है, कभी कभार उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? कब पैदा करता है वो? कभी कभार, जब वो गतिशील होता है। जब आवेश गतिशील होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है, और स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, दोनों पैदा करेगा। ठीक है। चौथा गुण हो जाएगा आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। अपने पास ये निकाय है, क्या ये निकाय? निकाय किसको कहते हैं? निकाय भी क्या होता है? निकाय, निकाय होता है दो या दो से अधिक कणों के समूह को कहते हैं निकाय। समूह को क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। दो या दो से अधिक कणों के समूह को क्या कहते हैं? निकाय। ये निकाय है, और इस निकाय में ये ढेर सारे कण है, ढेर सारे क्या है इसमें? कण। इस कण का आवेश है Q1, इस कण का आवेश है Q2, इस कण का आवेश है Q3, इस कण का आवेश है Q4। तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा? आप एक मेरी बात सुनो, क्या एक तो होता है बीजगणितीय योग। कौन सा योग होता है? बीजगणितीय योग। एक होता है सदिश योग, दो दूसरा सदिश योग होता है। बीजगणितीय योग किसका होता है? बीजगणितीय योग सदिश राशि में होता है। इसका अदिश राशि, और सदिश योग सदिश राशि। ठीक है। बीजगणितीय योग होता है, दूसरा सदिश योग। बीजगणितीय योग किसका होता है? अदिश राशियों का, और सदिश योग सदिश राशियों का। एक बात हो जाएगा, बीजगणितीय योग में राशियों को चिन्ह से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? चिन्ह से। यदि कोई राशि प्लस में ना तो प्लस में लिखो, माइनस में तो माइनस में। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? आवेश कौन सी राशि देखो? निकाय का कुल आवेश, नेट आवेश कितना होता है? नेट आवेश होता है सभी कणों के आवेशों का बीजगणितीय योग। क्योंकि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब भी परिणामी क्या होगा? कौन सा योग होगा? बीजगणितीय योग होगा। तो पूरे निकाय का कुल आवेश कितना होगा? क्यू बराबर होगा सभी आवेशों के, सभी कणों के आवेशों का बीजगणितीय योग। मान लो ये आवेश है प्लस 2 माइनस 2Q, ये है प्लस 4Q, ये है माइनस 2। कुल आवेश कितना होगा? अब चिन्ह सही दिख रहा है जो, कुल आवेश हो जाएगा माइनस 2Q माइनस Q प्लस 4Q। कितना हो गया? प्लस Q हो गया। कुल आवेश होगा, निकाय का कुल आवेश होगा यहाँ पे। बीजगणितीय योग में हमेशा ही राशियों को चिन्ह सहित लिखा जाता है, और बीजगणितीय योग कौन सी राशियों का होता है बेटा? अदिश राशि का होता है। तो आवेशों की योज्यता क्या है? कि किसी निकाय का कुल आवेश उनके सभी कणों के आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो यदि निकाय में Q1 Q2 Q3 Q4 ये आवेश है, निकाय का कुल आवेश होगा इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। ठीक है। और बीजगणितीय योग में राशियों को चिन्ह सहित लिखा जाता है, और बीजगणितीय योग कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आता है आवेश का क्वांटीकरण क्या है? नेक्स्ट आवेश का नेक्स्ट कितना नंबर आ गया? 5 नंबर। आवेश का क्वांटीकरण।
आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा अपने भारतीय मुद्रा में कम से कम कितनी राशि का चलन है, आदान प्रदान हो सकता है। किसी दुकानदार से अपने सामान लेने जाएंगे तो अपने कम से कम कितने रुपए का सामान ले सकते हैं दुकानदार से? अपने दुकानदार दे देगा। अपने दुकानदार को ये कहेंगे 50 पैसे का सामान दे देगा क्या? वो कहेगा भागिया क्यों टाइम खराब कर रहा है मेरा। तो अपने दुकानदार से सामान लेंगे तो कम से कम 1 रुपए का सामान। भारतीय मुद्रा का चलन में न्यूनतम मान कितना है? 1 रुपया। 1 रुपए का सामान। फिर अपने थोड़ा सा मन होता है, अपने पास पॉकेट थोड़ी भारी है, फिर कितने रुपए का सामान ले सकते हैं? उसके बाद 1.25 रुपए का सामान ले सकते हैं क्या? 1.5 रुपए का सामान ले सकते हैं क्या? 2.25 रुपए का सामान ले सकते हैं कैसे? तो अपने इसके बाद लेने से 2 रुपए का सामान लेना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी सी और पॉकेट भारी है तो 3 रुपए का सामान ले सकते हो, 4 रुपए का सामान ले सकते हैं, फिर 5 रुपए का लेना पड़ेगा, फिर 6 रुपए का। ठीक है, ये तो हो गया 1 गुना 1 रुपया। ये कितना हो गया? 2 गुना 1 रुपया। ये कितना हो गया? 3 गुना 1 रुपया। ये कितना हो गया? 4 गुना 1 रुपया। ये कितना हो गया? 5 गुना 1 रुपया। मतलब 1 रुपए का क्या रहता है? 1 रुपया तो मुद्रा का छोटे से छोटा भाग है। ये मुद्रा का क्या है? छोटे से छोटा भाग है। इसको कहते हैं मुद्रा का क्वांटम। मुद्रा का क्वांटम कहते हैं। मुद्रा का क्वांटम क्या होता है? 1 रुपया। भारतीय मुद्रा का क्वांटम कितना होता है? 1 रुपया होता है। और ये 1 रुपए के कौन से गुणज है? दोनों गुणज है। तो मुद्रा का आदान प्रदान कैसे होता है? मुद्रा का आदान प्रदान है ना, वो 1 रुपए के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। गुणज के रूप में ही संभव है। इसे मुद्रा का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा का, भारतीय मुद्रा का क्वांटीकरण। मुद्रा का क्वांटीकरण। और मुद्रा है ना, भारतीय मुद्रा, वो क्वांटीकृत राशि है। कौन सी राशि है? क्वांटीकृत राशि। और 1 रुपया है वो मुद्रा का छोटे से अपने को किसका क्वांटीकरण पढ़ना है? आवेश का क्वांटीकरण पढ़ना है। किसका है? आवेश का। इसमें देखिए आप लोग क्या मुद्रा का पढ़ना पड़ेगा, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ना है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटीकृत राशि कौन सी होती है? क्वांटीकृत राशि वो राशि होती है जिसका आदान प्रदान एक निश्चित मूल मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। क्वांटीकृत राशि कौन सी है? वह राशि जिसका आदान प्रदान एक निश्चित मूल मान के पूर्ण गुणज के रूप में संभव है। क्वांटीकृत राशि कहलाती है। कौन सी राशि? क्वांटीकृत राशि कहलाती है। ठीक है, अपने को आवेश का क्वांटीकरण पढ़ना है। अब ये वस्तु है, इस वस्तु से कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? आधा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। बस बस है, बस आधी सवारी उतर गई, आधी सवारी बस खिड़की पड़ी है। ऐसा हो सकता? संभव है क्या? सवारी उतरेगी तो पूरी पूरी सवारी उतरेगी। तो ये वस्तु है, इससे कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें आवेश आएगा +E। कितना आएगा? +E। और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें आवेश आएगा +2E।
3 निकलेगा तो इसमें आवेश आएगा 3। ऐसा संभव है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद में 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 निकले, किससे? 1 के बाद इसका कितना निकलेगा? 2, 2 के बाद में 3 निकलेंगे, 3 के बाद में 3.5 निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वस्तु से? नहीं, 4 निकलेंगे, तो वस्तु पर आवेश आ जाएगा +4। 5 निकलेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं? 1। कम से कम जब 1 पहुंचेगा तो आवेश आएगा -C। फिर 1.5 पहुंच सकता है ना वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन? नहीं, 2 पहुंचेंगे, 2 ही, 3 ही, 4 ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पूर्णांक संख्या ही संभव है। तो ये कितना होगा? 1 गुना ही, ये कितना होगा? 2 गुना ही, ये कितना होगा? 3 गुना ही, ये कितना होगा? 4 गुना ही, ये क्या होगा? 5 गुना ही। तो इसलिए आवेश का जो आदान प्रदान वो E के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। आवेश का आदान प्रदान E के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश का छोटे से छोटा भाग है, आवेश का छोटे से छोटा भाग है। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो आवेश का आदान प्रदान है वो मूल आवेश, उसको मूल आवेश बोलते हैं, और उसको आवेश का क्वांटम भी बोलते हैं। आवेश का आदान प्रदान, आवेश का आदान प्रदान मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। आवेश अतः आवेश क्वांटीकरण। ठीक है, क्यों? आवेश के सारे मान संभव है? नहीं है, सारे मान संभव नहीं है, तो क्वांटीकरण से जिस भौतिक राशि के सारे मान संभव होते हैं ना, सारे मान वो सतत राशि होती है। कौन सी राशि है वो? सतत राशि। तो आवेश के सारे मान संभव नहीं है, E होगा, इसके बाद में 2 E संभव है, उसके बाद में 4 E और 2 E के बीच में कितने मान होते हैं? अनंत मान है। E और 2 E के बीच में कितने मान होते हैं? अनंत मान होते हैं। वो मान आवेश के संभव है नहीं है। यदि वो भी मान संभव होते हैं तो आवेश को कौन सी राशि बोलते हैं? सतत राशि बोलते हैं। लेकिन आवेश के सारे मान संभव है नहीं है, कोई मान संभव है, इसलिए आवेश को कहते हैं। आवेश कौन सी राशि है? क्वांटीकृत राशि। और आवेश का छोटे से छोटा भाग कितना होता है? आवेश के छोटे से छोटा भाग होता है, उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटम या मूल आवेश। आवेश का क्वांटम या मूल आवेश कौन है? E होता है ना। E को मान कितना है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुना होता है। ठीक है, अब किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकले तो वस्तु पर आवेश आएगा +Ne। n निकले कितना आवेश आएगा? Ne। और वस्तु के ऊपर n इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो वस्तु पर आवेश आएगा -Ne आएगा। तो वस्तु का आवेश कितना होता है? वस्तु का आवेश Q बराबर होता है, याद रखना, +-Ne। प्लस तो कब आएगा? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। माइनस कब आएगा? जब वस्तु के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। ठीक है, n क्या है? जहां n है वस्तु से निकलने वाले या जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं आवेश का गुण। आवेश के गुण पहले कौन से? अदिश राशि की आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने? उसके बाद पढ़ा आवेश स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर पढ़ा आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का क्या मतलब होता है? कि किसी निकाय का कुल आवेश उनके सभी कणों के आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। फिर पढ़े हमने आवेश का
क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का आदान प्रदान मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, अतः आवेश कौन सी राशि है? क्वांटीकरण राशि। ठीक है, और आवेश का छोटे से छोटा भाग कितना होता है बेटा? आवेश का छोटे से छोटा भाग होता है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटम। आवेश के छोटे से छोटे भाग को आवेश का क्वांटम कहते हैं। आवेश का क्वांटम होता है E, E का मान होता है E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19। वस्तु का आवेश कितना होता है? Q बराबर प्लस माइनस है n। ठीक है, जब n क्या है? वस्तु से निकलने वाले या जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण। आवेश संरक्षण पढ़ेगा, आवेश को कौन पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ेगा अब आवेश संरक्षण। नेक्स्ट क्या है? छठा आवेश संरक्षण। एक विलिखित निकाय होता है, कौन सा निकाय होता है? विलिखित निकाय। निकाय क्या होता है? निकाय होता है दो या दो से अधिक कणों की, पिछले वीडियो में बताया था आपको निकाय के बारे में। निकाय होता है दो या दो से अधिक कणों के समूह को निकाय कहते हैं। निकाय ये दो कण, दो कम से कम दो कण होने चाहिए, दो या दो से अधिक कणों के समूह को क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। दो ही कण लिए तो ये जो निकाय बनता है, ये इस निकाय का ना तो कोई समान भाग जाएगा। ये दो कण है ना, अपने कोई चीज बाहर किसी को नहीं देंगे और बाहर ना तो किसी चीज देंगे, यानी वातावरण से इनका कोई, बाहर से इनका कोई संपर्क नहीं हुआ। ये दोनों आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। इस निकाय को कहते हैं विलिखित निकाय। विलिखित निकाय में ना तो किसी राशि का बाहर से आदान प्रदान है नहीं होगा। निकाय और वातावरण के बीच में उनका किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान नहीं होता है, उस निकाय को कहते हैं विलिखित निकाय। और इस निकाय की कोई भी राशि ना तो बाहर जाए ना बाहर से कोई राशि अंदर आएगी, तो इस निकाय को कहते हैं विलिखित निकाय। ठीक है, ये प्रीवियस से स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो विलिखित निकाय होता है ना, विलिखित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। विलिखित निकाय का आवेश क्या है? विलिखित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, संरक्षित रहता है। विलिखित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। उदाहरण के रूप में बता सकता हूं आपको, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल बताओ। आप लोगों ने कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना, ये रगड़ने से पूर्व, ये रगड़ने से पूर्व है। किसकी छड़ेगी? कांच की छड़ेगी। किसी आवेश संरक्षण क्या होता है? किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो ये कांच की छड़ रेशम का कपड़ा, ये दो चीजें होगी ना, दो वस्तुएं, इन दोनों के मिलने से निकाय बनता है। दोनों का एक निकाय, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? एक निकाय बन गया। कांच की छड़, ये किसका है? रेशम का। इनको ऑप्शन में रगड़ने से पहले तो कांच की छड़ पे कितना आवेश है? कुल आवेश का पता लगता है रगड़ने से पूर्व। कांच की छड़ का आवेश 0, रेशम के कपड़े का आवेश कितना है? 0। कितना होगा कुल आवेश? 0। दोनों का कुल आवेश कितना है? 0। निकाय का कुल आवेश कितना हो गया? 0 तो गया ये निकाय का आवेश है। दोनों का कुल आवेश, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? निकाय बन गया। अब इन दोनों को आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कहां चले जाएंगे? रेशम के कपड़े पर। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पे तनाव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन चलेगा?
रेशम के कपड़े, इनका आपस में आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से पकड़ा जाता है ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पाकर रेशम के कपड़े हो सकते हैं। अब बताओ निकाय का कुल आवेश बताओ। निकाय का कुल आवेश हो गया 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो +5 ही, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े तो इसका आवेश बताओ -5 ही। आवेशों को चिन्ह से लिखा जाता है, कैसे, चिन्ह से, क्योंकि आवेश अतिस्पर्शी है। कितना होगा कुल आवेश, 0। यानी रगड़ने से पूर्व भी कुल आवेश 0 और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश कितना है, 0 है। निकाय का कुल आवेश हमेशा विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ये हो गया आवेश रक्षण, ठीक है। तो अपने 6 हो गया, 7वां देखो आवेश का क्या होता है। आवेश की निश्चलता, ये 7वां। आवेश रक्षण क्या होता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश की निश्चलता क्या होती है कि जब कोई जैसी वस्तु है ये स्थिर है और स्थिर वस्तु के ऊपर आवेश है मान लो +4 और जब ये वस्तु गतिशील हो जाए ना तो भी इसमें आवेश कितना रहेगा, +4 रहेगा। गति करने से आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु की गति से आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गतिशील अवस्था में जो आवेश होगा ना, Q स्थिर बराबर होगा Q गतिशील, ठीक है। तो आवेशों की निश्चलता क्या होती है कि वस्तु की गति से आवेश की मात्रा, आवेश पर कोई प्रभाव, आवेश का मान क्या रहता है, यूं बोल दो कि वस्तु की स्थिर व गतिशील दोनों अवस्थाओं में आवेश का मान नियत रहता है। वस्तु की स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था, जितना आवेश स्थिर अवस्था में ना वस्तु के ऊपर उतना ही आवेश किस अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था। जब वस्तु गति करने लग जाए ना तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों में वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश का मान ये, यानी Q स्थिर बराबर क्या होगा, Q गतिशील, ठीक है। एक पढ़ते हैं आवेशों के गुण। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना ताकि अन्य बच्चों को इस वीडियो का फायदा मिले। अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।